जी आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसमें हम कुछ सीखेंगे। अगर हमारे पास कोई डेटा दिया हुआ हो और आपने ग्राफ बनाना हो तो उस ग्राफ के लिए आपने क्या करना होगा। ठीक है, मतलब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, टेबल दिया गया होगा, उस टेबल के अंदर आपने जो वैल्यूज़ दी होंगी उन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंगली आपने ग्राफ बनाना होगा, बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन बनानी होगी। सपोज़ करें जो आपको गिवन डेटा दिया हुआ था, मैं एक्चुअल वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक्चुअल वैल्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं। देखें, क्वेश्चन ये है कि भाई आपके पास जो डेटा दिया होता है इसमें एक एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी होती है, वाई एक्सिस पे क्वांटिटीज़ होती हैं। अब यहाँ पर इन क्वेश्चंस के अंदर एक्स और वाई वाली क्वांटिटी में से किसी एक के साथ उन क्वांटिटी के साथ साथ उसकी अनसर्टेनिटी भी दी गई होगी। ये डिस्कशन चल रही है। ये क्वेश्चंस पे आऊँगा तो थोड़ा सा और बताऊँगा। तो जो अनसर्टेनिटी दी हुई होगी उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, यानी एक्स और वाई एक्सिस पर जो एक्चुअल वैल्यूज़ दी हुई होंगी उन एक्चुअल वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए आप क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन, जैसे कि आप पेपर 3 में भी करते आ रहे हैं, तो वो आपने क्या करना है। सपोज़ करें स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर दी। सपोज़ करें वो हमारे पास कितनी थी, 6 वैल्यूज़ थी। 6 वैल्यूज़ थी, एक्स और वाई एक्सिस की थी, और आपने उनको देखते हुए और इसमें अप्रॉक्सीमेटली सारे पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर आने चाहिए। ठीक हो गया। फिर उसमें ना आगे बढ़ते हैं। इसमें ये देखते हैं कि अगर हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की क्वांटिटी से करस्पॉन्डिंग जब ये ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। वहाँ मैं आपके सामने लिखता हूँ, यानी हमें पता होना चाहिए ESC क्या होता है। ESC का मतलब होता है एरर स्केल कांस्टेंट। एरर स्केल कांस्टेंट, अब देखते हैं ये एरर स्केल कांस्टेंट क्या होता है। पहले आप इसका फार्मूला देखें, मैं आपके सामने लिखता हूँ। ये हमारे पास क्या है, NSD डिवाइडेड बाय डेल्टा R। अब इसमें NSD जो मैंने लिखा है इसे क्या मतलब होगा, नंबर ऑफ़ स्मॉल डिवीजन्स, नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन्स। और ये हमारे पास क्या है, डेल्टा R क्या है, डिफरेंस ऑफ रीडिंग। डिफरेंस ऑफ रीडिंग क्या मतलब, एरर स्केल कांस्टेंट क्या होता है, अभी हम दोबारा तसल्ली से इसको समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये स्केलिंग, अच्छा अच्छी बात ये है कि यहाँ पर ना वो वैल्यूज़ को ख़ुद मेंशन की हुई होंगी, आपको स्केलिंग ख़ुद करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो डेटा के अंदर दे देगा। सपोज़ करें कि यहाँ पर जो उसने वैल्यू मेंशन की है ख़ुद से डेटा के अंदर, क्वेश्चन के अंदर उसने मेंशन की हुई है, ठीक है। ये शुरू में यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो ये इसमें शुरू वाली वैल्यू ही कितनी है, 0.2 है। अब इसको स्मॉल डिवीजन्स देखें उसने जो दी हुई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोज़ करें यहाँ पर उसने लिखा हुआ है 0.4। मेरी डिस्कशन चल रही है एरर स्केल कांस्टेंट क्या होता है, नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन्स, यानी कि दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ ले लें, ठीक है, कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ लें, उनके दरमियान कितनी डिवीजन्स हैं। मैं एरर स्केल कांस्टेंट का फार्मूला दोबारा यहाँ साइड पर लिखता हूँ। अगर यहाँ पर N/डेल्टा R लिखता हूँ, अब यहाँ पर ख़ुद देखें दो कंसेक्यूटिव रीडिंग्स के दरमियान कितने नंबर ऑफ़ स्मॉल डिवीजन्स हैं, 10। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ डेल्टा R = 0.4 - 0.2, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास क्या आएगा, 0.2। तो हमारे पास यहाँ पर इसको डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 50। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक चीज़ सामने आई, एरर स्केल कांस्टेंट दैट इज़ इक्वल टू 50। ये पहला स्टेप है जो आपको पता होना चाहिए। अब क्या होगा
कि अब क्वांटिटी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास डेटा दिया होगा, एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस की वैल्यूज़ होंगी। तो सपोज़ करें कि हमारे पास जो वाई वाली वैल्यू है, ये ज़रा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान समझिएगा। वाई वाली वैल्यू है, सपोज्ड वैल्यू ले रहा हूँ, सपोज़ करें वो हमारे पास है 56.0 प्लस माइनस 0.1। अब आपने एक बात तो ये देखनी है कि ये जो अनसर्टेनिटी है कि वो एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी के ऊपर है या वाई एक्सिस के ऊपर। तो इस एग्जांपल में कहाँ पर है, वाई एक्सिस के अलोंग जो क्वांटिटी है उसमें अनसर्टेनिटी दी गई है, और उसकी अनसर्टेनिटी कितनी दी गई है, 0.1। जब हमने क्या किया, एरर स्केल कांस्टेंट किसका निकाला है, अब ये भी देखने में वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ यहाँ इस टाइम पे, ठीक है। तो एरर स्केल कांस्टेंट उस साइड का, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में से एरर स्केल कांस्टेंट किस साइड का, किस एक्सिस का लेना होता है, ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है कि जिस डेटा के अलोंग, जिस डेटा के साथ ये दी हुई होगी क्वांटिटी, अनसर्टेनिटी दी होगी, उसके अलोंग, मतलब इसमें साथ कोई भी वैल्यू, सपोज करें यहाँ पर लिया 6.0 लिया हुआ है, तो ये सिंपल वैल्यू लिखी हुई है, इसके साथ इसकी अनसर्टेनिटी मेंशन नहीं की हुई। तो जिस क्वांटिटी के साथ हमारे पास अनसर्टेनिटी दी जाती है, तो हम एरर स्केल कांस्टेंट भी उसी साइड का निकालते हैं। इस एग्जांपल में वाई एक्सिस की अनसर्टेनिटी दी हुई थी, तो हमने एरर स्केल कांस्टेंट भी वाई एक्सिस का ही निकाला। तो खैर हम पहुँचे एरर स्केल कांस्टेंट पर। फिर आपने क्या करना है, जो एरर स्केल कांस्टेंट होता है, जो कि हमारे पास 50 आया है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है अनसर्टेनिटी के साथ। अब अनसर्टेनिटी वाई एक्सिस पे कितनी आई, यहाँ पर 0.1 है, मतलब आपके पास इसी तरह से 6 से करस्पॉन्डिंग 6 वैल्यूज होंगे, 1 2 3 4 5 6 होंगे। तो अभी मैं पहले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अनसर्टेनिटी हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाय अनसर्टेनिटी, सपोज करें 0.1 आ गया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 5। अब ये 5 नंबर जो कि आंसर आया है एरर स्केल कांस्टेंट को अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आया है, जो कि 5 आया है, अब इस 5 के साथ क्या करना है। अब हम चलते हैं, क्योंकि ये पहला पॉइंट था, जी पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास सपोज करें पहला पॉइंट था, इस पॉइंट पे पहुँचे आप, और यहाँ देखिए आपके पास जो आंसर आया ना 5। अब हमारे पास जो 5 आया है नंबर, ज़ाहिर है आप ग्राफ के ऊपर ही सारा काम कर रहे हैं, तो हमारे पास स्मॉल डिवीजन्स आएंगी 1 2 3 4 और 5। सपोज करें ये 5 यहाँ तक आता है, जहाँ जब 5 आएगा, इसके ये जो मैंने लाइन आपको डॉट्स बनाया ना, ये आपको समझाने के लिए, आपने लगाने नहीं है, समझाने के लिए कि जो पॉइंट होगा उससे 5 स्मॉल बॉक्सेस ऊपर जाना है और 5 स्मॉल बॉक्सेस नीचे जाना है, और इसे बोलते हैं एरर बार। मतलब इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप ऐसी होती है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपने, स्ट्रेट लाइन। जो पॉइंट था, जो हमारा एरर स्केल कांस्टेंट को अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है, वो ये बताता है कि आपने उस पॉइंट के, जिसकी आपने अनसर्टेनिटी निकाली थी, उस पॉइंट, जो वो पॉइंट जिसके साथ उसकी अनसर्टेनिटी दी हुई थी, उस एक्चुअल पॉइंट, उन एक्चुअल पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंगली कोई पॉइंट आपने ड्रॉ किया था, ये आपने पॉइंट जो है वो यहाँ पर मेंशन किया। उसके बाद आपने क्या किया, 5 ऊपर 5 नीचे, और हमारे पास एक एरर बार मिल जाएगा। इसी तरह से अब दूसरी क्वांटिटी आएगी। अब आपने सेम उसी तरह से आपको क्या होगा कि आपको एरर स्केल कांस्टेंट तो फिक्स हो गया, एक नंबर मिल गया एरर स्केल कांस्टेंट। अब ये हर एक के ऊपर अप्लाई होगा, हर एक का मतलब इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, हर पॉइंट के लिए एरर स्केल कांस्टेंट की वैल्यू यही 50 लेंगे। अच्छा, अब पता है क्या होगा, अब आगे ना डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, मतलब आपको जब ये क्वांटिटी दी होगी, ये क्वांटिटी दी होगी, अब इस बार प्लस माइनस के बाद इधर भी कोई अनसर्टेनिटी दी हुई होगी। जैसे यहाँ पर 0.1 है, तो हो सकता है यहाँ पर 0.1 ना हो, 0.2 हो, 0.3 हो, जो भी अनसर्टेनिटी दी हुई होगी,
आपने क्या करना होगा, ये पहले पॉइंट के लिए है, इसी तरह दूसरे पॉइंट के लिए क्या करेंगे, वही एरर स्केल कांस्टेंट यानी 50 और दूसरे पॉइंट पर जो भी अनसर्टेनिटी दी हुई होगी आपने उसको उससे मल्टीप्लाई करना है। सो यानी सपोज कर 0.2 आ गया, ये मैं सपोज्ड वैल्यू ले रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है इसका आंसर जो है वो ग्रेटर आएगा। मतलब इस तरह की सिचुएशन होगी कि जितने भी मतलब इस तरह होगा कि वो उस ग्राफ के अंदर कहीं एरर बार का जो लेंथ होती है ना वो वहाँ पर कवर हो जाएगी। ठीक है, ये तो मैं सपोज वैल्यू ले रहा हूँ, इसीलिए ज़ाहिर है 5 पे 10 इतना नहीं होता कि 20 जो है वो हमारे पास स्मॉल बॉक्सेस की वैल्यूज़ आएँ, वो मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। खैर इसी तरह से जब आपके पास तीसरा पॉइंट आएगा, तीसरे पॉइंट के लिए जो भी उसकी अनसर्टेनिटी दी हुई हो, यानी इस पॉइंट पर तीसरा पॉइंट ये होगा ना, इसके करस्पॉन्ड भी कोई उसकी अनसर्टेनिटी दी होगी, चौथे पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अनसर्टेनिटी दी होगी, पाँचवें पॉइंट और छठे पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अनसर्टेनिटी होगी। आप उसी तरह से उन अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। पहले पॉइंट के करस्पॉन्डिंगली, पहले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग 5 आया था, दूसरे सपोज कर दूसरे के करस्पॉन्डिंग कोई भी मतलब नंबर आ जाता है, तीसरे के करस्पॉन्डिंग कोई नंबर आ जाता है, जितना नंबर आएगा उस पॉइंट पे पहुंचेंगे। चलिए सपोज करें हमारे पास थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट पे जाते हैं, सपोज करें हमारे पास आंसर आता है 3। तो अब 3 को क्या करना है, आपने तीसरा पॉइंट ढूंढना है, ये वाला तीसरा पॉइंट है, इसमें क्या करना है आपने 3 स्मॉल बॉक्सेस ऊपर जाना है, 3 स्मॉल बॉक्सेस नीचे जाना है आपने। तो इस तरह से करते कराते हैं आपने हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंगली क्या करना होगा, एरर बार ड्रॉ करना होगा। ये एरर बार ड्रॉ कर दिया आपने। अब आप क्या पहुँचे, आप 6 पॉइंट्स दिए हुए थे सॉन। अच्छा इसको भी आप कर लें, क्योंकि जब मैं समझाता हूँ तो बच्चे समझते हैं फर्स्ट और लास्ट का एरर बार, नहीं, हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंगली आपने क्या करना होगा, एरर बार क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा। ठीक है, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, उस पॉइंट के ऊपर और नीचे एक जैसी हाइट होनी चाहिए। जितना नंबर आता है उतना ही, उतने स्मॉल बॉक्सेस ऊपर, उतने स्मॉल बॉक्सेस नीचे हो गए। ये बात भी हमें समझ आ गई। तो इसमें हमने क्या सीखा कि एरर बार्स किस तरह से बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इस लाइन को क्या बोलेंगे, अब ये जो पहले ऑलरेडी आपने एक्चुअल वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंगली जो आपने एक लाइन ड्रॉ की थी, इसे क्या बोलते हैं, बेस्ट फिट लाइन। पता है हमें इस बात का, बेस्ट फिट लाइन। एक लाइन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, दूसरी लाइन क्या होती है, अब ये ज़रा नीट बना हुआ, मैं इसको यहाँ पर साइड पे बना देता हूँ कि हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन दी हुई है, हमारे पास इस तरह से एरर बार्स बने हुए हैं, ये सारे एरर बार्स बने हुए हैं। मैं सपोज करें पहला और लास्ट वाला एरर बार की बात करता हूँ, ये बने हुए हैं, ये नहीं कि दरम्यान वाले नहीं बने हुए हैं ऑलरेडी। अब आपने क्या करना है, एक और लाइन ड्रॉ करनी है। दूसरी लाइन कौन सी होती है, उसका क्या मतलब होता है, उसको देखते हैं। ये सपोज करें आप बस 6 एरर बार्स ड्रॉ किए हुए हैं, बट यहाँ समझाने के लिए मैंने 2 एरर बार्स आपके सामने रखे हैं। इसमें क्या करना है, दूसरी लाइन में देखें ये टॉप है उसका, ये उसका बॉटम है। आपने क्या करना है, स्केल का इस्तेमाल करना है और क्या करना है, ये एक टॉप को बॉटम के साथ मिला देना है। पहली ऑप्शन ये हो सकती है, मतलब आपने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया। जब इस लाइन को ड्रॉ किया, इसको बोलते क्या हैं, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन। ठीक हो गया, 2 लाइंस आ गई, बेस्ट फिट लाइन आ गई, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन आ गई। अच्छा ये तो हो गई, या तो आप ये यूँ ड्रॉ कर दें, दूसरी पॉसिबिलिटी भी है अगर आपने ये ड्रॉ कर दिया है तो थर्ड कोई और लाइन ड्रॉ नहीं करनी, ये 2 लाइंस ही ड्रॉ करनी होती हैं। अगर आपने पहली लाइन जो क्योंकि ये ड्रॉ की हुई थी बेस्ट फिट लाइन, और दूसरी सपोज करें आपने ये ड्रॉ नहीं की, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसके बॉटम को इसके टॉप के साथ मिला दें। यानी ये जो आपने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ड्रॉ की, इन दोनों में से कोई एक लाइन आपने बना देनी है। ठीक है, या तो टॉप को बॉटम के साथ मिलाकर ये वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बनाएं, या फिर आप क्या करें, बॉटम को टॉप के साथ मिला दें। ठीक है, हेड को फुट के साथ मिला दें, ये यूँ कह सकते हैं आप। ठीक हो गया, तो ये 2 लाइंस आपको मिल गई एक का नाम क्या है, बेस्ट फिट लाइन, एक का नाम क्या है, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन है। ठीक हो गया, अब ये जो 2 लाइंस मिल जाएंगी, इसके लिए क्या करना है आपको 2 लाइंस आपके पास हैं। अब आपने क्या करना है, माइंड में रखना है, 2 लाइंस आपको मिली हुई हैं, बेस्ट फिट लाइन और वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन। बेस्ट फिट लाइन, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन, आप इसका ग्रेडियंट निकालें।
किसका, बेस्ट फिट लाइन का, उसको हम एम एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन है, आप उसका ग्रेडियंट निकालें, उसको हम क्या कहते हैं, एम डब्ल्यू से, इसको एम एफ से, इसको एम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो ये दो आ गए हैं, आप क्या निकालें, इन दोनों का डिफरेंस निकालें, मतलब लार्जर में से स्मॉलर को माइनस कर दें। तो उसे हम क्या करेंगे, डेल्टा एम क्या होगा, एम एफ माइनस माइनस एम एफ माइनस एम डब्ल्यू, ये निकल आएगा डेल्टा एम। दो लाइंस थी, बेस्ट फिट लाइन, दूसरी की थी वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन थी। बेस्ट फिट लाइन, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन की जब ग्रेडियंट्स निकालेंगे, उनको उनका माइनस करेंगे उनको आपस में, तो आपको डेल्टा एम मिल जाएगा। तो हमारे पास अब हमारे पास बेस्ट फिट लाइन वाला जो हमारे पास ग्रेडियंट था, जिसको हमने एम एफ कहा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उस एम एफ के साथ प्लस माइनस डेल्टा एम लगा देंगे। ये हमें पता होना चाहिए। ये दोनों के जो ग्रेडियंट्स निकलेंगे उनको माइनस करने पर हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। और जो बेस्ट फिट लाइन वाला ग्रेडियंट है उसको यूँ रख दें, यानी ये एक्चुअल है। ये क्या, इसको हम ये भी कह सकते हैं, वही बेस्ट फिट वाली, यही एक्चुअल भी यही है ना। तो हम क्या कहेंगे, ये एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट। ठीक हो गया, ये आपको बात समझ आ जानी चाहिए। इसी तरह से जब दो लाइंस, दो ग्रेडियंट्स, एक एक्चुअल वाला ग्रेडियंट लिखा और उन दोनों का डिफरेंस ये आ गया। इसी तरह से हमारे पास जो वाई इंटरसेप्ट होता है वो भी दो लाइंस है, तो दो वाई इंटरसेप्ट होंगे। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट ऑफ बेस्ट फिट लाइन, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसको मैं सी से और साथ एफ से, यानी वाई इंटरसेप्ट ऑफ बेस्ट फिट लाइन एफ से रिप्रेजेंट करता हूँ। दूसरा क्या आ जाएगा, वाई इंटरसेप्ट ऑफ वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन, उसको हम क्या कह देंगे, सी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे। उसी तरह से अगर हमें क्या करना हो, सी एफ माइनस सी डब्ल्यू निकालें, तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा सी मिल जाएगा। फिर क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू विद इट्स अनसर्टेनिटी लिखना होता है। एक्चुअल वैल्यू कौन सी है, यही वाली जो बेस्ट फिट लाइन की जो वाई इंटरसेप्ट है उसको लिखें, यही है हमारे पास एक्चुअल ग्राफ, एक्चुअल बेस्ट फिट लाइन की वाई इंटरसेप्ट है, प्लस माइनस डेल्टा सी, ये आपको निकालना आना चाहिए। मतलब कि आप, हमने इसमें किया क्या, मतलब हमें डेटा दिया गया होगा। अब हमने ओ लेवल्स में भी, हमने एएस में भी ये बात सीखी थी कि हमें भाई एक्चुअल वैल्यूज़ दी होती थी, हम उन एक्चुअल वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंगली ग्राफ ड्रॉ कर देते थे। अब मसला ये आया कि जब हमारे पास जो दो क्वांटिटीज़ दी जाती हैं उसमें किसी एक क्वांटिटी में अनसर्टेनिटी आ रही होती है, जब उसमें अनसर्टेनिटी आती है तो हर चीज़ में आगे अनसर्टेनिटी चल रही होती है। मतलब ज़ाहिर है उसके ग्रेडियंट में भी अनसर्टेनिटी आएगी, उसके वाई इंटरसेप्ट में अनसर्टेनिटी आएगी। इसीलिए हमने क्या किया, ये सारा प्रोसीजर किया। तो हमने ग्रेडियंट निकाला, उसमें भी अनसर्टेनिटी निकलेगी, उसके वाई इंटरसेप्ट में भी अनसर्टेनिटी आएगी, क्योंकि उसकी जो वैल्यू गिवन डेटा था उसमें अनसर्टेनिटी थी। तो इसके लिए सारा प्रोसीजर करना पड़ता है। होप सो आपने इन चीज़ों को ध्यान से समझ लिया होगा। मेरी अगली वीडियो में आप लोग वो एग्जांपल्स देखेंगे जो मैं क्या करूँगा, आपके सामने रखूँगा, और जो मैंने लेक्चर में चीज़ें बताई हैं उनको जो है वो सामने रखते वो सारी बातें बताऊंगा। तो बेहतर ये है कि ये जो मेरी पिछली वीडियोस हैं अलॉन्ग विद दिस वीडियो, आप इसको बार बार देख लें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपने करना क्या होता है। ये जनरल, ये कॉमन चीज़ें थी जो हर पेपर के ऊपर अप्लाई होती हैं, तो इसको आपने देखना है। ये मैंने जो है आपको इन्फॉर्मेशन दी है, और इसमें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मैं अगली वीडियो में डालता हूँ, फिर हम पेपर्स की तरफ आ जाएंगे।